मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए लेक्चर के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टिविटी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और ओम्स लॉ और करंट और बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने मेनली पढ़ा था रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना। वहां से मैं रेजिस्टेंस के एक बार थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि हमें अच्छे से रेजिस्टिविटी समझ आए। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या था? अपोज ऑफ करंट था। क्या था? अपोज ऑफ करंट। क्या था? अपोज ऑफ करंट था। ठीक है, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर के बराबर था। क्लियर? तो जहां पर I क्या था? करंट। ठीक है, R क्या था? रेजिस्टेंस। और V क्या था? वोल्टेज। क्लियर? तो यहां से हमें ओम्स लॉ समझ आया था। क्लियर? तो यहां पर हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे V बाई आई। अगर वोल्टेज को हम किसी तरीके से कांस्टेंट करने की कोशिश करें कि भी कांस्टेंट हो, कैसे? मान लो कोई सर्किट लिया आपने, लाइक दैट, कोई सर्किट ले लिया और इस सर्किट में आपने कोई डिवाइस लगाया है। ठीक है, तो जैसे आपने कोई डिवाइस लगाया तो यहां पर वोल्टेज आपने कांस्टेंट कर दिया। वोल्टेज क्या कर दिया? कांस्टेंट। ठीक है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है तो रेजिस्टेंस सीधा सीधा करंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है। अगर करंट बढ़ जाता है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी रिलेशन को समझ सकते हैं। तो यहां से आप करंट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में और वोल्टेज के बारे में सीख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने किया था, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो इसी का थोड़ा सा और सुधरा रूप करने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी। क्लियर? अब ये रजिस्टिविटी क्या होता है? देखो, जो आपका रेजिस्टेंस है आपका, वो किन किन चीजों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पीछे वाले लेक्चर में किया था हम लोगों ने कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये मेन पॉइंट है कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्लियर है? नेचर ऑफ मटेरियल पर कैसे? कि भाई रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ बाय एरिया, इस पे डिपेंड करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पर RA डिवाइड बाय L आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा रेजिस्टिविटी, जिसको रो कहा जाता है, RHO, रो बोलेंगे इसको। ठीक, तो यहां पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, एरिया पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ ए कंडक्टर पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहां से हम ये सीख सकते हैं कि भाई जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट यहां लिख देता हूं, ओम मीटर। कैसे आई? इसको भी डिराइव कर देते हैं। तो इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, देखो ये होता है लेंथ। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर, और लेंथ को मीटर। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर बच गया यहाँ पे। तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी की जो यूनिट रहेगी ओम मीटर बनेगी। क्लियर है? तो यहां पर हम देख चुके हैं कि भाई रेजिस्टिविटी की यूनिट और रेजिस्टिविटी है क्या। देखो, एक प्रकार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां पे नाम दिया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी मेनली रेजिस्टेंस के जैसी ही होती है। कैसे? आप यहां से कर सकते हैं। देखो,
रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो और आपकी लेंथ भी 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो, यहाँ पे 1 यूनिट 1 मीटर स्क्वायर मानो। अगर ये 1 यूनिट हो, दोनों ही 1 मीटर स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आपका रह जाएगा ओनली रेजिस्टिविटी और यहाँ पर रह जाता है आपका रेजिस्टेंस ओनली। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किसके बराबर रहा, जब यूनिट फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर। और रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी मैटर की, मटेरियल की, उसके इंटरनल रेजिस्टिविटी, इंटरनल उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो ये उसकी आंतरिक किसी भी कंडक्टर की या किसी मेटल, नॉन मेटल, अलॉयज जो भी आप कहें, तो उसके इंटरनल, तो ये लगभग उसके बराबर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रख दिया गया। अब आपको पता है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी को सीख सकते हैं। ठीक है, हम अगर बात करें मेटल की और अलॉयज की, दूसरी इंसुलेटर की अगर बात करें, देखो मेटल और अलॉयज की जिसकी रेजिस्टिविटी होती है आपकी 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर के बराबर, इन दोनों के बीच में। और इनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻7, सॉरी प्लस आएगा, ओम मीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो मेटल और अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। इसमें मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज गुड कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के अंदर, तो इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं। अलॉयज भी गुड कंडक्टर होती हैं, अलॉयज मेटल से भी गुड कंडक्टर होती हैं। क्या रीजन है इसके पीछे, देखो जो अलॉयज होती है आपकी, जो आपकी अलॉयज जो होती है, अलॉयज होती है, आप कई बार सुन भी चुके हैं, अलॉयज होती है मिश्र धातु जिसको आप कहते हैं, जो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है। जैसे आपका बल्ब लगा लो, ठीक है, तो टंगस्टन का उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, और भी कई ऐसे धातु होती हैं जो अलॉयज जो होती हैं अलग अलग मिलकर, अलग अलग धातु से मिलकर बनी होती है, नाइक्रोम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो अलॉयज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होती हैं इनका जो टेम्परेचर जो होता है, बर्निंग टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। कैसे, ऑक्सीडाइज जल्दी से नहीं होती, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्लियर है। टेम्परेचर पर डिपेंड करने की वजह से जो भी आपके हीटिंग डिवाइस जो बनते हैं वो आपके अलॉय से बनते हैं। ठीक है, सो heating device are made up by alloys। तो हीटिंग डिवाइस जो होते हैं आपके वो अलॉयज से मिलकर बने होते हैं। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लें तो कौन सा हो गया, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, तो ये आपके हीटिंग डिवाइस हो गए जो हीट प्रोड्यूस करते हैं अलॉयज। ठीक है, तो इनका जो रेजिस्टिविटी होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस मोर हीट। ठीक है, अलॉयज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं अलॉयज को और आपकी रेजिस्टिविटी को। ये रेजिस्टिविटी का पार्ट था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं।
एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, है ना। देखो देखो भाई, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो एग्जाम्पल करते हैं। मान लेते हैं आपकी बुक में मिल जाएंगे, आपको ये क्या एग्जाम्पल बुक से कर सकते हैं, ठीक है। तो वायर having some resistance of 4 ohm। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। एंड गिवन लेंथ L and area of cross section एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लिया, ठीक है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, लेंथ कितनी है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया हमने 4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मीटर, ठीक है। ए मीटर स्क्वायर होगा एरिया, तो ए मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द resistance of another wire, another wire having another wire, यहां थोड़ा सा चेंज करते हैं, another wire with same material, उसी मटेरियल की बनी हुई है, same material, length L by 2 and has area of cross section for यहाँ कितना था एरिया ए, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास कलर्ड चौक है, तो उससे हम सोल्व करेंगे इसको। देखो तो इसमें क्या दे रखा है भाई, हमारे पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम का, ठीक है। एल दे रखा है, लेंथ दे रखी एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ए। तो उसने पूछा एक और रेजिस्टेंस होगा, सेम मटेरियल का बना है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर उसकी लेंथ को आधा कर दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 गुना कर दिया जाए, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। तो रिलेशन आपको पता है, मान लो पहला रेजिस्टेंस है R1 मान लिया, और रेजिस्टिविटी आपको पता है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, और L बाय A, ठीक है। ये इक्वेशन आप यू नो, देखो रेजिस्टिविटी एज इट इज, L एज इट इज, ठीक है, और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। तो दूसरा रेजिस्टेंस हमने इमेज किया तो वो R2 मान लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टिविटी सेम, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब लेंथ क्या है L बाई 2, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ 2, L बाई 2 यहीं लिख दो, ठीक है। और एरिया कितना है 2 टाइम्स, ये लो भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टिविटी L बाय 4A के बराबर। इट मीन्स इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 1/4 को आगे लिख लो, रो L बाई A के बराबर। ये आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां से इसको लिखा जा सकता है। तो ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है भाई 4 ओम के बराबर। किसके बराबर, 4 ओम। ये गिवन है, यहां देखो ये गिवन है, ये दे रखा 4 ओम। तो यहां पर इसकी जगह पे पुट किया जा सकता है,
इजी, ठीक है। तो इसकी जगह पे पुट करो तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 4 ओम, ये कैंसिल आउट, बच गया हमारे पास 1 ओम। तो आपके पास जो रिलेशन बना R2 इज इक्वल टू 1 ओम, तो दूसरा रेजिस्टेंस कितना है दूसरा रेजिस्टेंस 1 ओम का, ये आंसर आ गया आपका। समझ आ गया, क्लियर। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि भाई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस गिवन हमारे पास 4 ओम, लेंथ दे रखी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस और मान लिया जिसका सेम मटेरियल का है, जिसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एरिया कितना दे रखा है 2 टाइम्स दे रखा है, पहले का A था, दूसरे का क्या दे दिया 2 टाइम्स ऑफ A, है ना। और लेंथ क्या कर दी, आधी कर दी। तो पहले को और दूसरे को जब कंपेयर करोगे तो पहले लेंथ L थी, दूसरे में क्या दे दी, हाफ कर दी। एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था पहले का A, दूसरे का क्या कर दिया 2 गुना। क्यों कर दिया, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी की रिलेशन थी R रो बाय रो इंटू L बाय A जो था, आपको पता है रेजिस्टेंस जो है एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब लेंथ बढ़ाने से एरिया रेजिस्टेंस पर डिपेंड, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो वी कैन फाइंड आउट हियर R1 किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 ओम के बराबर दे रखा है, तो ये एज इट इज इक्वेशन। लेकिन दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में करेंगे रेजिस्टिविटी, लेंथ कितना हो जाएगा L/2 हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये वैल्यू हम गिवन हमारे पास गिवन है जो क्या है 4 ओम, यहाँ पे पुट कर दिया, इसको कट आउट किया, यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पे बचा 1 ओम, और 1 ओम क्या आ गया आपका सेकंड रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपनी बुक से कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट एन एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, तो आप और भी ज्यादा एग्जांपल अपनी बुक से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। टिल द टाइम टेक केयर।